नमस्कार, हेल्थ की बात आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आज हम हेल्थ की बात में मिर्गी को लेकर बात करेंगे कि मिर्गी की बीमारी क्या है और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है। क्योंकि आए दिन अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई ऐसा शख्स दिखता है जो उसकी चपेट में आया होता है, वो अचानक से गिर जाता है, दौरे इसकी वजह से पड़ जाते हैं। लेकिन क्या कुछ समस्या रहती है, इसी पर पूरी जानकारी लेंगे। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या और इसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं, किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मिर्गी की बीमारी आखिर है क्या। ये एपिलेप्सी है, यानी मिर्गी एक का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और उसके बाद अगर ये परेशानी किसी को हो जाती है तो काफी तरीके से गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। तो इससे बचना काफी तरीके से जरूरी है। अब इसमें दिमाग में असामान्य तरंगे जो हैं वो पैदा हो जाती हैं और जब असामान्य तरंगे इस तरह से पैदा हो जाती हैं तो फिर आप देखिए दिमाग के अंदर किस तरह से जोर अगर आप डालते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो दिमाग में गड़बड़ी के चलते इंसान को बार बार दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। दौरे पड़ने पर दिमागी संतुलन आपका बिगड़ जाता है और जब संतुलन बिगड़ जाता है तो आप कहीं पर भी खड़े हैं गिर जाते हैं। कोई भी वाहन अगर आप चला रहे हैं तो सही से नहीं चला पाएंगे। सिर पर घातक चोट अगर लगी है तो इसके कारण की वजह से आप देखिए मिर्गी आपको हो सकती है। यानी अब आप कारण पड़ रहे हैं तो ब्रेन ट्यूमर या फिर सिस्ट अगर हो गया है तब भी आपको ये परेशानी हो सकती है। और जन्म से पहले शिशु के सिर में चोट अगर लग गई है तो भी ये परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन उस बीच में अब डॉक्टर इससे किस तरह से निजात दिलाते हैं वो भी देखेंगे। जेनेटिक ये समस्या है, क्योंकि अगर आपके माँ बाप को है तो आपको भी हो सकती है। लेकिन इससे किस तरह से बचा जाए और कैसे इलाज यहाँ पर होना चाहिए। अल्जाइमर रोग ये है और अल्जाइमर रोग की वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों को यहाँ पर सामने आती हैं। अत्यधिक शराब का अगर आप सेवन करते हैं तब भी इस तरह से आपको दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी की समस्या आपको हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक यहाँ पर अगर हुआ है तो भी आपको यहाँ ये पूरी तरह से अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि जब आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है तो काफ़ी तरीके से क्लॉट जो है वो आपके दिमाग में बन जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए अब आपको पैनल की ओर लिए चलेंगे। डॉक्टर नरेश चावला हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ डीएमसी से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जुड़ने के लिए। डॉक्टर आरबी गोयल हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर चावला, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि कारण तो हमने देख लिए और क्या होती है ये बीमारी ये भी देख लिए, लेकिन इसके लक्षण जिस तरह से सामने आए हैं, ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया है, स्ट्रोक अगर हो गया है तो भी इसकी चपेट में आप आ जाते हैं। और ज्यादातर आप देख सकते हैं कोई साइकिल पर जा रहा है, गाड़ी चला रहा है तो वो किस तरह से दुर्घटना का शिकार हो जाता है। किस तरह से बचा जा सकता है इस बीमारी से, डॉक्टर चावला? यस आशा शर्मा, आपकी चैनल को बधाई कि आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। एपिलेप्सी एक बहुत कॉमन चीज भी है और इंसिडेंस इसका अच्छा खासा है। और दूसरा, जो लोग हैं जो हम देखते हैं गलत फहमियों के शिकार बहुत हैं, तो मैं समझता हूं कि अगले कुछ मिनट्स में हम कुछ लोगों की गलत फहमियां दूर करेंगे। बेसिकली आम जुबान में जो एपिलेप्सी का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो कनेक्शंस होते हैं उनमें कोई भी डिसऑर्डर्ड एक्टिविटी हो जाती है तो पेशेंट को एपिलेप्सी यानी कि दौरा, जिसको कि आम हमारी हिंदी जुबान में मिर्गी का दौरा कहा जाता है, और हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम आजकल एपिलेप्सी नहीं कहते, इसको हम सीजर डिसऑर्डर कहते हैं। सीजर मतलब कि उसको कोई दौरा आया है। और इसकी कई, एक तो प्राइमरी एपिलेप्सी है जिसका हम कोई कॉज ही नहीं ढूंढ पाते, लेकिन दूसरा जो कॉमन कॉजेज हैं, ट्रॉमा के बाद, चोट के बाद, किसी इंफेक्शन के बाद, एज ए पार्ट ऑफ अल्जाइमर्स, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के पास, किसी इन्फेक्शन के बाद, ये बड़े कॉमन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपने सड़कों पे जैसे बार बार लोग लेटा पड़ा है और लोग उसको जूता सुंघा रहे हैं, ये सब बकवासबाजी है। कोई भी दौरा अनटिल अनलेस कोई खास ही वही सीवियर दौरा नहीं होता है, वो दौरा अपने आप खुलने की कोशिश करता है। जो आम लोगों को गाइडेंस दी जाती है वो दी जाती है, उसके मुंह को जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। मुंह में लोग जबरदस्ती चम्मच डाल देते हैं, कुछ चीज डाल देते हैं, तो ये सब नहीं करना है। पेशेंट को अर्लीस्ट पॉसिबल आप किसी हॉस्पिटल में भेजिए, बाकायदा सिंपल इंजेक्शन से दौरा कंट्रोल होता है। वो आजकल डॉक्टर चावला, क्या ये पर्टिकुलर किसी एज में होता है या फिर बचपन से भी आपको हो सकता है? जिस तरह से ग्राफिक्स में भी हम पढ़ रहे थे कि जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब कि जेनेटिक बेसिस का मतलब अगर आपके पेरेंट्स को था तो आपके होने के चांसेस ज्यादा हैं, और जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स को नहीं था तो आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा मतलब कि एपिलेप्सी एक ऐसी
ऐसी बीमारी है जो कि लोगों को एकदम दहला देती है। ऐसी दहलाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट अच्छे मैनेजमेंट से अच्छी जिंदगी केयरफुली अगर बसर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो अक्सर मैंने देखा है लोग बाग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, अपने फिजिशियन से वो छोड़ के देसी दवाइयां या कोई जादुई इलाज ज्यादा मांग रहे होते हैं। ये गलत है। बी इन टच विद योर डॉक्टर, टेक द रिक्वायर्ड डोजेस। डॉक्टर गोयल, डोज मिस मत जिस कीजिए। तरह से डॉक्टर चावला भी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो मिथ की तरफ चले जाते हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, आपको नहीं लगता कि उस भ्रांति को खत्म करने की जरूरत है? सबसे पहले जनता से कुछ कहना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पर कि जो आप रास्ते पर अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता है, जिस तरह से डॉक्टर चावला ने भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज के समय में भी जब आप रास्ते से निकलेंगे इस तरह का पेशेंट कोई दिखेगा तो लोग वही कर रहे हैं जो डॉक्टर चावला कह रहे हैं। में ये भ्रांति है, कोई माता मसानी बोलता है, कोई झाड़े लगवाता है, कोई देवी देवता का प्रकोप मानता है। तो इस तरह से लोगों को इससे बचना चाहिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करानी चाहिए, उसका कारण जानना चाहिए। क्योंकि एपिलेप्सी कई प्रकार की है और कई कारणों से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हो सकती है ब्रेन इंजरी से, स्ट्रोक से, सर्जरी के बाद, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे फोर्सअप डिलीवरी होती है उसके बाद, या तेज बुखार आने से, मेनिंजाइटिस से, कई कारण है। तो उसका अंडरलाइन जब तक आज नहीं उसका निकालेंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो उसका डॉक्टर गोयल, जिस तरह से बताया गया है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, तो किस तरह से अपने दिमाग को आपको फ्रेश रखना है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही से होती रहे कि इस तरह की समस्या आपको ना झेलनी पड़े, निजात के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उसके लिए तो आदमी को स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है, क्योंकि मन और शरीर का समाई संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर आपका ब्रेन ठीक है, ब्रेन शांत है, तो कूल हेड बोलते हैं, रहेगा तो हर तरह की बीमारी कम होगी, न केवल एपिलेप्सी बल्कि और जैसे बीपी है, हाइपर और आपके दूसरी डिजीज हैं वो भी कम होंगी। तो उसके लिए तो मेडिटेशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। सकारात्मक सोच रखें और डाइट प्लान किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दूध इस पेशेंट को नहीं देना है, अगर इस तरह से समस्या आपको है तो आपको दूध का परहेज करना है। दूध में तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनकी वी रिकमेंड दी हाई प्रोटीन डाइट, पनीर वगैरह देते हैं, हाई फाइबर डाइट देते हैं, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी मेटाबॉलिज्म की वजह से भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्योंकि जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो भी बॉडी के पार्ट ही है, उनको अगर पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटीज में वो असमान्यता आएंगी, तो उससे दौरा बनेगा ही बनेगा। डॉक्टर चावला, इन दौरों को रोकने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। मैं डॉक्टर गोयल जो बता रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो डाइट का आपने पूछा था, कोई जो ये ना भ्रांतियां हैं, दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, सब गलत है। ओनली इफ अगर थोड़ा सा अगर इसका जो कॉज है वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है तो उसमें हम नॉनवेज यानी कि पॉर्क यानी कि सुअर का मांस मना करते हैं, क्योंकि उसमें जो सा मना मतलब कि होने का डर होता है। अदरवाइज किसी किस्म का परहेज नहीं है। आप साधारण पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, दाल सब्जी खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट पर्टिकुलरली पॉर्क को थोड़ा लिमिट किया जाए। आपने कहा इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट एसेंशियली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी दवाइयां हमारे पास आजकल मौजूद हैं। बहुत ही कम केसेस में किसी सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि लोग बात, क्योंकि इसके जो कोर्सेज होते हैं नॉर्मली मिनिमम 3 to 5 years कहा जाता है, लेकिन लोग बाग इतनी जल्दी धीरज नहीं रखते। उससे पहले ही उनका वो दवाई टूट जाती है, भाई मैं भूल गया, मैं ये कर गया, वो कर गया। उससे पेशेंट को एक बार दोबारा दौरा पड़ गया तो देन यू काउंट अनदर 3 to 5 years आफ्टर दोस। मैं ऐसे कई पेशेंट्स देखता हूं जिनको सुनने को मिलता है, कब से दवाई खा रहे हैं जी, 20 साल हो गए जी, 15 साल हो गए जी, 25 साल हो गए, और फिर भी दौरा आ जाता है। ये सब वो लोग हैं जो प्रॉपर ड्रग्स प्रॉपर डोजेस में नहीं लेते हैं। बाकायदा आपके न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन के टच में रहिएगा। न्यूरोलॉजिस्ट बाकायदा उसको जो ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी देखने के लिए उसका ड्रग एसे करवा सकता है, ड्रग टेस्ट करवा सकता है, कितनी डोज होनी चाहिए। अगर इस साइंटिफिक तरीके से हम इलाज करें तो मैं समझता हूं कि एपिलेप्सी ऐसी बीमारी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, मैं आपको बताऊं, जिनका ऊंचा नाम है, जो एपिलेप्सी के पेशेंट थे
लेकिन तब भी उन्होंने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। तो मैं एपिलेप्सी के पेशेंट को प्रेरणा देना डॉक्टर पसंद चावला, करूंगा, डरिएगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरह से एपिलेप्सी जो है वो दो टाइप की होती है, मिर्गी दो टाइप की होती है, आंशिक और पूर्ण। आंशिक और पूर्ण में डिफरेंस क्या है? किस तरह से पता चल सकता है कि कौन सी आपने वाली बड़ा अच्छा एपिलेप्सी की सवाल पूछा है। समस्या यहाँ पेशेंट को है? जैसे पहले तो मैं बता दूं, आजकल जो नई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है वो एपिलेप्सी शब्द को इस्तेमाल नहीं करती। आजकल नई टर्मिनोलॉजी सीजर डिसऑर्डर है। सीजर का मतलब दौरा पड़ना। तो उसमें जो जो आप कहने की कोशिश कर रही हैं, वन इज ए जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। उसमें बकायदा पेशेंट बेहोश भी होता है और पेशेंट को बकायदा दांत भी भींचे जाएंगे और पेशेंट को हाथ पैरों में अकड़ाहट आएगी और रिदमिकल मूवमेंट होगी। ये जनरलाइज्ड डिसऑर्डर है। जो आप पार्शियल एपिलेप्सी कह रही हैं, उसका मतलब होता है कि पेशेंट का कोई एक हिस्सा, कोई एक बाजू, एक टांग, उसमें दौरा आया है। उसके अलावा और भी कई एपिलेप्सी की वैरायटियां हैं जिसमें एब्सेंट सीजर्स भी है। पेशेंट बैठा है, एकदम वो देखेगा, एकदम एक ही दिशा में देखना शुरू हो जाएगा। ये दूसरे किस्म की एपिलेप्सीज हैं जो मैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आज बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए ऐसी एपिलेप्सीज भी हैं। जो आप पूछ रही हैं दैट इज ओनली जनरलाइज्ड और पार्शियल, जिसमें कोई एक अंग इन्वॉल्व है, बाकी हिस्से इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। जिस तरह से विश्व स्तर की अगर हम बात करें डॉक्टर गोयल, तो आप देखिए एक डाटा और एक रिपोर्ट ये कहती है कि 1 लाख लोग अगर हैं तो उसमें से 49 लोगों को ये डेफिशिएंसी है, उसकी समस्या है। लेकिन इस बीच में ऐसे लोगों को चिन्हित करना, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर एक फोबिया है, एक स्टिग्मा है कि अगर आपको कोई समस्या इस तरह से हो रही है तो वो सामने आकर इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, सामने से बता नहीं पा रहे हैं, बहुत शाई फील कर रहे हैं और इस चीज को छुपा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पेशेंट्स को छुपाने की जरूरत नहीं है, सामने आने की जरूरत है, समय रहते इलाज कराने की जरूरत है? डॉक्टर गोयल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें हमारे सामाजिक संरचना ऐसी है। अगर किसी को मान लो यंग एज में हो जाता है और उसकी शादी नहीं हुई है और समाज में ये पता लग जाए कि मिर्गी के दौरे आते हैं, तो वो शादी में ये लोग उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर लगातार इलाज करा जाए तो लाइफ लॉन्ग आयु जी सकता है, लंबी आयु जी सकता है। हालांकि इनकी आयु थोड़ी कम रहती है। कोई भी बीमारी हो, एपिलेप्सी नहीं, मैं तो कहता हूँ कोई भी बीमारी हो, कितनी डिटेल हो, जितनी जल्दी उसको डॉक्टर को दिखाया जाए, इसका इलाज कराया जाए, वो ज्यादा बेटर है। छुपाने से बीमारी बढ़ेगी। डॉक्टर गोयल, इस तरह से रहता है कि अगर ज्यादा बुखार हो गया है तो भी आपको किसी भी तरह का अटैक आप देख सकते हैं, दौरा किसी भी वक्त आपको पड़ सकता है। बताया ये जाता है और रिसर्च ये कहती है कि हर बार मिर्गी का दौरा जो है वो नहीं पड़ता है आपको, साल में एक बार या कभी कभी रोज भी आपके साथ इस तरह से घटनाएं हो सकती हैं। किस तरह से पहचाना जा सकता है कि ये एपिलेप्सी ही है? नहीं, जो हाई ग्रेड फीवर के अंदर आता है तो वो की वजह से ही है। और आमतौर पर वगैरह के अंदर ज्यादा ये रहता है एकदम, और बच्चों में ज्यादा होता है। अडल्ट में वेरी रेयर होता है बुखार में। ठीक है। बुखार सबसाइड हो जाता है, जिस तरह ठीक भी हो जाता है, उसमें ज्यादा लंबा जी। डॉक्टर गोयल अपनी बात रखें। तो ज्यादातर आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है? क्योंकि डॉक्टर गोयल, मैं आपसे एक और यहाँ पर बात जानना चाहूंगी कि अगर किसी के दिमाग में स्ट्रोक की जगह क्रैम्प आ गया है या फिर कोई खिंच गया है दिमाग, क्या उस शख्स को भी इस तरह के अटैक हो सकते हैं? वो भी इसका शिकार हो सकता है? नेचुरली ब्रेन की तो डिजीज है ही है। ब्रेन की भी बीमारी हो पहले आते हैं, चाहे वो इंजरी से हो, चाहे ट्यूमर से हो, चाहे आपको सर्जरी हो, या आपके न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो, ये कारण ही नहीं है। ब्रेन के हमारा कंप्यूटर है, तो कोई भी छेड़छाड़ होगी तो पहला सीजर है, तो पैरालिसिस भी हो सकता है, आपकी आंखें भी जा सकती है आपको। ठीक ठीक डॉक्टर गोयल। डॉक्टर चावला, जिस तरह से हम लोगों को लेकर बात कर रहे थे कि एक मिथ है, प्याज को लेकर लोगों के अंदर एक मिथ है कि अगर किसी को दौरा पड़ गया है तो जल्दी से आप प्याज को सुंघा दीजिए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
आशा मैं आपको बता दूं, जो ये मिथ है कि दौरा पड़ गया तो उसका मतलब होता है उसको कोई ऐसी चीज दी जाए, प्याज या जूता सुंघाया जाए, ये सब टोटल मिथ्स हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। जो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना पसंद करूंगा, अगर आप चलते फिरते किसी को ऐसा दौरे में देखते भी हैं तो सबसे पहला इलाज कि उसको सीधा मत लटाइएगा, उसको साइड पे लटाइएगा। दूसरा इलाज, उसने कोई टाइट कपड़े पहने हुए हैं, कोई टाइट शाइया कपड़े पहने हुए हैं, उनको ढीला कर दीजिएगा। तीसरा इलाज, उसको दौरा खुलने का इंतजार कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि उसको मुंह में कोई उंगली दे दी या चम्मच दे दी, ऐसा मत कीजिएगा। उससे उसके दांत वगैरह या टंग डैमेज हो सकते हैं। तो प्लस उसको अर्लीस्ट पॉसिबल किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिएगा जहां एक सिंपल इंजेक्शन से पेशेंट का दौरा अबॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सब गलत भावनाएं हैं। उसको जब तक, प्याज का मतलब होता है कि वो उसके स्मेल से उठ के बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट टेक्स टाइम। मोस्टली जो अगर दौरा सिंपल वाला है और स्टेटस एप्टिवेक्टर्स नहीं है तो पेशेंट का दौरा मैक्सिमम 4-5-7 मिनट में अपने आप खुलता है। और पेशेंट उसके बाद भी उसको कोई खाने की चीज नहीं देनी होती है। जब तक वो पूरे होश में ना आ जाए उसको खाने की चीज मत दीजिएगा, जब तक वो सीधी बात ना करे। और अर्लीस्ट पॉसिबल पेशेंट को कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी टैबलेट देने की जरूरत नहीं है। उसको अर्लीस्ट पॉसिबल किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही उसका अच्छा इलाज है। और हमारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में कदम कदम पे क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स में, ना केवल दिल्ली एनसीआर में, ऑल अक्रॉस इंडिया। तो हमारे हिसाब से अब मदद अवेलेबल है। अपनी गलत भावनाएं दूर की जाएं, जिसमें अंधविश्वास दूर किए जाएं। और जादुई इलाज मत ढूंढिए। मैं आपको बता दूं आशा कि मैं ऐसे हजारों पेशेंट्स देखता हूं जो अपने न्यूरोलॉजिस्ट को छोड़ के देसी इलाज में चक्कर में पड़ जाते हैं और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इन लोगों को मेरा एक ही संदेश है, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर आपको डॉक्टर ने 3 साल का ट्रीटमेंट कहा है तो आप फुल डोज में लीजिएगा और भूलिएगा नहीं। और ये नहीं कि आपको छोड़ दी फिर मुझे दोबारा दौरा पड़ गया फिर इलाज चलता जाएगा, इट इज रॉन्ग। मतलब कि इलाज को बीच में तोड़ना नहीं है। डॉक्टर गोयल, बिल्कुल, क्या ये पूरी जिंदगी आपके साथ चलती है बीमारी, या इसका इलाज कर सकते हैं? और कितनी घातक साबित हो सकती है? क्या कई एपिलेप्सी कई टाइप की है। बिल्कुल बिल्कुल, कई 3 साल के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाती है और किसी किसी को तो मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऊपर करते हुए चाहूंगा, जब बेहोशी की हालत में हो, दौरा आया है, चम्मच के साथ साथ लोग पानी डाल देते हैं, में पानी चला जाएगा, ट्रैकिया में चला जाएगा, ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे है। ये सबसे ज्यादा सोचने की और बताने की, जागरूकता लाने की बात है, लोग अवेयरनेस की बात है। बचना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेशेंट को सीधा लेकर के आराम से कपड़े कर देने चाहिए और हवादार कमरे में रखें। और 2-4-5 मिनट में अपने आप खुल जाता है आमतौर पे जितने एपिलेप्टिक फिट्स हैं। ठीक। क्या वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई काम इस पर हो पाया है कि जिस तरह से जेनेटिक है तो फिर अगर माता पिता अपने आप को इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो बच्चा ठीक हो सकता है, या फिर बच्चे को अगर युवा अवस्था में हो जाती है तो बड़े होते होते तक भी ये समस्या रह सकती है, जिस तरह से हेपेटाइटिस बी के कई बार इंजेक्शंस जो है वो लगाए गए। क्या वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई काम हुआ है इस पर डॉक्टर गोयल? नहीं, इसमें कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी बीमारी नहीं है जिसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है उसको बनाने के लिए। लेकिन ये क्योंकि नर्वस सिस्टम की बीमारी है, कोई वैक्सीन नहीं काम हो रहा है। डॉक्टर चावला, जिस तरह से न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना कब जरूरी हो जाता है कि आपको अब जाना ही है, या फिर पहली बार ही जब आपको कोई इस तरह का सिम्टम नजर आता है या दौरा पड़ जाता है तो इमीडिएटली आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं, एक फिजिशियन भी अच्छे से देख सकता है। कुछ मिनिमम टेस्ट करवाना जरूरी होता है कि सबसे पहले हमें रूल आउट करना होता है पेशेंट को कोई ट्यूमर ना हो, पेशेंट को कोई सिस्टिक सर्कोसिस ना हो, कोई और ऐसी चीज ना हो। उसको रूल आउट करने के लिए एक सिंपल सीटी स्कैन और प्लस फ्यू ब्लड टेस्ट की कोई और कंकमिटेंट डिसीज ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आम लोग ये समझते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट बहुत महंगे होंगे, तो आई वुड से जिस पेशेंट को बहुत बार बार दौरे आते रहते हैं,
सिंपल एंटी कन्वल्सेंट लेके तो वो न्यूरोलॉजिस्ट को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट दौरे पे एकदम न्यूरोलॉजिस्ट कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस परमिट करता है ठीक तो है जरूर डॉक्टर जाएं। चावला, बहुत बहुत नहीं धन्यवाद करता है जुड़ने के लिए। डॉक्टर गोयल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज एपिलेप्सी को लेकर बात हो रही थी, मिर्गी को लेकर बात हो रही थी। जिन पेशेंट्स को इसकी समस्या है तो जाहिर तौर पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि ये हेल्थ शो सिर्फ और सिर्फ आम जनता की जागरूकता के लिए है कि अगर थोड़ी सी भी परेशानी आपको होती है तो उसका इलाज किस तरह से रहना है और परहेज आपको किस तरह से करना है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।